गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बल तथा गति के नियम अध्याय 9 का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने न्यूटन के गति के पहले और दूसरे नियम, संवेग के बारे में और इन सब के बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके ऊपर से हमने सवाल भी कर लिए हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी हमने कर लिया है, न्यूटन को परिभाषित भी कर दिया है, दूसरे नियम को सिद्ध भी कर दिया है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रसप्रद है, वो आप लोगों को उसके बारे में पता भी है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। विपरीत दिशा में, जैसे आपने बॉल लिया, गेंद को दीवार पे फेंका जोर से, तो आप देखोगे दीवार पे हमने जितना जोर से फेंका है, जो बल लगाया है, उसी की उल्टी दिशा में तुम्हारी तरफ उतनी ही बल से वो गेंद वापस आती है, प्रतिक्रिया करती है। तो आपने जो क्रिया किया उसका प्रतिक्रिया होगा ही, लेकिन क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों क्या होंगे? समान होंगे, लेकिन दिशा कौन सी होगी? विपरीत होगी। दिशा हमेशा विपरीत होगी। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा हो गई कि किसी भी क्रिया के लिए, कोई भी आप जो क्रिया कर रहे हो के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रखती है। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों समान होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में लगते हैं। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिणाम में बराबर, मैंने बोला ना, क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिणाम में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में एक दूसरे से विपरीत होते हैं। गेंद का उदाहरण ले लो, आपने बॉल फेंका, क्रिया की, प्रतिक्रिया क्या होगी? बॉल वापस आएगा। बॉल जिस दिशा में फेंका था उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी, वापस आएगा। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान होंगे लेकिन उनकी दिशा क्या होगी? अलग अलग होगी, विपरीत होगी। अब उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे सड़क पर चलना, जमीन पर व्यक्ति का चलना। आप देखो, आप क्या करते हो? आगे की ओर धक्का लगाते हो तो आपको पीछे की ओर धक्का लगता है। सड़क पर चल, नाव का खेना, अब जब नाव चलाते हो तो नाव को क्या करते हो? आप पीछे की तरफ धकेलते हो। नाव को क्या करते हो? आप पीछे की तरफ धकेलते हो और नाव कहाँ जाती है? आगे की तरफ। जितने बल से आप पीछे की तरफ धकेलोगे उतने बल से वो आगे की ओर जाएगी। समझ में आया? यानी दोनों बल समान होंगे लेकिन उनकी दिशा जो है वो आपको पता है विपरीत होगी। उनकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती। अगर आप नाव किनारे पर खड़ी है, अब जोर से नाव पेड़ से आप कूद जाओ तो आप जा कहाँ रहे हो? आगे की तरफ। आगे की तरफ, लेकिन आपने क्रिया कहाँ की? आगे की तरफ, लेकिन आपका बल कहाँ लगा उस नाव पे? उसके विपरीत, उल्टी दिशा में। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल समान लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं, न्यूटन ने ऐसा बताया। अब जैसे कोई बंदूक चला रहा है, अगर आपने बंदूक चलाई हो, जिसने खिलौने वाली, असली नहीं, बंदूक चलाई होगी, तो जब आप बंदूक चलाते हो ना, तो जितनी जोर से गोली आगे की तरफ निकलती है, जितनी जोर से गोली आगे की तरफ निकलती है, उतना बल पीछे की तरफ आपके हाथ में लगता है, आपके कंधे में लगता है। ठीक है, इस तरह से आपको बल महसूस होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ? क्रिया प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के समान लेकिन विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक है, अब आ गया संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण का नियम, संवेग क्या होता है आपने पढ़ लिया। संवेग का मतलब होता है किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और गुणे उस पर लगाया गया वेग। यानी इसको P से दर्शाते हैं, और द्रव्यमान यानी मास हो गया और वेग यानी v हो गया। तो P बराबर m गुणे v। ठीक है, हमने इसको किया था। ठीक है, यही चीज़ हमको करनी है। तो यदि किसी समूह में वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रही है, किसी समूह में वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रही है, जैसे ये आपने एक गेंद ले लिया, समझ लो ये गेंद A हो गया, ये गेंद B हो गया। ठीक है, अब गेंद A जो है वो इस साइड आ रही है और गेंद B जो है वो इस साइड आ रही है। ठीक है, अब आने के बाद क्या होगा? इधर से इधर आ रही है, इधर से, ये दोनों आपस में टकरा जाएंगी। दोनों गेंदें आपस में इस तरह से टकरा जाएंगी, A और B।
ठीक है। अब ए और बी जब टकरा जाएंगी तो क्या करेगा, ए वाली इसके ऊपर बल लगाएगी और बी वाली इसके ऊपर बल लगाएगी। ठीक है। अब क्या होगा, देख रहे हो आप, बल समान होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसी का उपयोग करके हमको संवेग संरक्षण का नियम समझाना है। तो संवेग संरक्षण का नियम, इसका मतलब P बराबर mv यूज होगा। यदि किसी समूह में वस्तु एक दूसरे पर बल लगा रही है, जैसे मैंने बताया था दो पत्थर थे, अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रहे हैं, तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद, ये दो बार लिख दिया है। तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद उनका जो परिणामी संवेग है, कुल संवेग जो है वो संरक्षित रहता है, बदलता नहीं है। शुरुआत का संवेग देखो, बल लगाने के समय प्रवेग और बल लगाने के बाद, बल लगाने के पहले संवेग और बल लगाने के बाद का संवेग समान होता है। ठीक है, इसलिए कुल संरक्षित रहता है, यानी समान होता है, खत्म नहीं होता। जबकि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, इसे संवेग को संरक्षण का नियम करें, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी अब हम आकृति से समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, माना कि ए और बी दो गोले हैं, यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है और बी दिया, दो गोले हैं। अब दो गोले हैं, अब गोलों का द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका कुछ न कुछ तो वजन होगा। अब इसका प्रारंभिक वेग u1 है, प्रारंभिक वेग u से दर्शाते हैं, और इसका प्रारंभिक वेग u2 है। ठीक है। अब ये इस तरफ और इस तरफ एक दूसरे को ढकेले जाते हैं और आपस में आकर ये इस तरह टकरा जाते हैं, टकराते हैं। अब ये टकराएंगे तो समय भी लगेगा इनको टकराने में, और टकराएंगे तो ये वाला इस पे बल लगाएगा और ये वाला इस पे बल लगाएगा। ठीक है, एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब क्या होगा, बल लगेगा तो जब टकराने के बाद वापस दूर दूर हो जाएंगे। अब देखो, द्रव्यमान तो बदलने वाला नहीं है, m1, इसका द्रव्यमान भी m2 होगा टकराने के बाद, लेकिन वेग बदल जाएगा। वेग बदल जाएगा, पहले प्रारंभिक वेग था, अब अंतिम वेग v1, अंतिम वेग v2 हो जाएगा। समझ में आया। अब हमको ये साबित करना है कि टकराने के बाद का संवेग, टकराने के पहले का जो संवेग है वो और टकराने के बाद का संवेग दोनों समान होंगे, दोनों समान होंगे। इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। अब आकृति को हम इससे समझ लेते हैं। तो माना कि ए बी दो गोले हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, इस तरह से, तथा प्रारंभिक वेग क्रमशः u1 और u2 है, u1 और v2। एक छोटे अंतराल t, एक छोटे अंतराल t, यानी समय 1 मिनट हो गया है, 2 मिनट हो गया है, 1 सेकंड, 30 सेकंड जो भी है, तक एक दूसरे टकराने के पश्चात इनका वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाता है। टकराने के बाद इनका वेग बदल जाता है। देखो, v1 हो गया, v2 हो गया, द्रव्यमान तो वही रहेगा, बदल जाता है इस तरह से। अब बदलने से होता क्या, ये देखो, अतः गोला A का संवेग में परिवर्तन, तो अब गोला A के लिए संवेग में परिवर्तन P बराबर होता है m1, और इधर आ जाएगा वेग का मतलब वेग में तो परिवर्तन हो रहा है, तो वेग परिवर्तन, तो P बराबर m, अब क्या था A के लिए m1 द्रव्यमान, और वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये हो जाएगा। समझ में, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जब गोला A टकराता नहीं है तो संवेग में परिवर्तन a1 ये हो गया। इसी तरह गोले B का संवेग में परिवर्तन m गुणे वेग होता है, लेकिन यहाँ पे वेग बदल रहा है, तो v2 माइनस u2 हो जाएगा, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है। क्योंकि टक्कर t समय तक होती है, अब जो टक्कर होती है उसका कुछ समय होगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी होगा, कुछ समय तो होगा। तो A के संवेग परिवर्तन की दर निकालना है हमको। A की संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है संवेग
जो आया संवेग में परिवर्तन बटे लगा समय, संवेग में परिवर्तन बटे लगा समय। तो ए के लिए निकालना है तो ये तो आपका ऊपर आ जाएगा ये और समय आ गया। इसी तरह बी के लिए अब देखो जितनी देर तक ए वाला टकराएगा उतनी देर बी वाला टकराएगा ये दूसरे से। समझ में आ रहा है? ए और बी जब टकराएंगे तो और दूर हो जाएंगे तो दोनों समान समय के लिए टकराएंगे, इसलिए टी इधर भी लिया इधर भी टी लिया। अब देखो बी के संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग ये रहा, उसका संवेग का परिवर्तन आ गया ऊपर m2 द्रव्यमान गुणे v2 माइनस u2, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और कुछ समय के लिए हो रहा है तो t हो गया। ये आपका बी के संवेग परिवर्तन की दर। यदि गोला ए द्वारा बी पर आरोपित बल, अब ध्यान से देखना कि ए जो है वो बी के ऊपर, ए जो है वो क्या कर रहा है बी के ऊपर, ये बी वाला ए और बी, पहले ए वाला बी पे बल लगाएगा तो बल का मतलब F हो गया, तो ए वाला बी पे लगा रहा है यानी ए एरो बी, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, ये बी वाला ए पे लगाएगा तो वो बल क्या हो जाएगा F बी लगा रहा है ए पे बी। दोनों बल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। ए से बी पे लग रहा है और बी से ए पे लग रहा है, तो अब देख लेते हैं। यदि गोला ए द्वारा गोला बी पर आरोपित बल यानी F ए एरो बी क्या होगा, जो ए लगा रहा है वही लिखना है, अभी हमने ढूंढा ए जो लगा रहा है संवेग परिवर्तन की दर वो, तो F बराबर संवेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो ये ए वाला पहले m1 v1 माइनस u1 बटे टी, ये पहले के लिए आ गया। अब गोला बी द्वारा ए पर लगा बल यानी बी वाला लगा रहा है ए पर, तो m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2 बटे टी, ये हो गया। इसके बाद अब गति के तीसरे नियम के अनुसार ये बल और ये बल कैसे होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, इनकी दिशा विपरीत होगी, इनकी क्या होगी दिशा विपरीत होगी, विपरीत दिशा में लगेंगे, लेकिन ये बल समान होंगे, यानी F ए एरो बी बराबर F बी एरो ए समान होंगे। लेकिन ये दोनों बल समान है, इनकी दिशा विपरीत हो तो आपको इधर माइनस लगा देना है, दिशा विपरीत ले माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब ये आपका सूत्र बन जाएगा और हमारे ऊपर जो कीमत है वो रख देंगे, तो ये रहा। अब यहाँ पे ये बल और ये बल दोनों समान हो गए, इसकी कीमत रख दिए हम ऊपर से, इसकी कीमत भी रख दिए ऊपर से। अब हम इसको खोल देते हैं, मल्टीप्लाई, m1 v1 इधर आ गया और m1 v1 इधर आ गया, m2 v2 इधर आ गया और m2 u2 इधर आ गया। अब इसका क्या हुआ, सोचो t का क्या हुआ, ये t क्या हुआ बेटा, t समान है, तो ये t को अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा यहाँ गुणाकार में आ जाएगा t, और गुणाकार आने के बाद ये गुणाकार में ये भागाकार में कट जाएगा, यानी t चला जाएगा, तो t आएगा ही नहीं कहीं भी। उसके बाद हमने ये क्या किया, गुणा किया। अब क्या किया हमने, m1 v1 m2 v2, m1 v1 के साथ m2 v2 लिया और m1 u1 m यहाँ पे v आएगा, m1 v1 m2 u2। देखो अब इसमें थोड़ा सा गलत दिया है, m1 v1 और ये, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये बल और ये बल दोनों समान है, यानी संवेग ना तो खर्च होता है ना तो उसे बनाया जा सकता है, खाली एक संवेग बल में से दूसरे संवेग में परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार टक्कर के पूर्व गोलों का संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग, दोनों बराबर होंगे, दोनों संवेग बराबर होंगे, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग, यही तो हो गया। अर्थात कुल संवेग
अपरिवर्तित तथा संरक्षित रहता है, बशर्ते इन पर कोई अन्य बाह्य बल ना लगे, इन पर कोई बल ना लगा जाए, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसा कोई। अब इस पे से हम एक सवाल कर लेते हैं, इस पे से एक सवाल कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है सवाल में। तो उदाहरण 1, 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 2 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 150 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 2 ग्राम द्रव्यमान की राइफल 2 केजी द्रव्यमान के राइफल से 150 मीटर पर सेकंड से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। जो छोड़ा है उसकी प्रारंभिक वेग की गणना करना है। तो अब देख लेते हैं। तो गोली का द्रव्यमान m1 20 ग्राम है, तो इसको हम किलोग्राम में बदल देंगे, तो 20/1000 किया हमने, तो ये क्या हो गया आपका 0.02 किलोग्राम में बदल गया। ठीक है, 0.02 किलोग्राम में। अब राइफल का द्रव्यमान m2 बराबर 2 kg, m2 बराबर 2 kg, ये भी दिया हुआ है। अब प्रारंभ में गोली राइफल के अंदर होती है और विराम अवस्था में बाहर होती है। अंदर मतलब प्रारंभ में जो गोली है वो राइफल के अंदर हुई और उसी के अंदर विराम अवस्था में होती है। इसलिए कुल द्रव्यमान, यहाँ पे कुल आएगा, कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 बराबर ये गोली का वजन और ये राइफल का वजन, दोनों का प्लस कर दोगे तो 2.02 kg हो जाएगा। अब पता है आपको, आपने प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। गोली तो अभी रुकी हुई है, गोली बंदूक के अंदर रुकी हुई है, इसलिए उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा u1 0। अब प्रारंभिक वेग 0 हो गया तो संवेग क्या होता है m गुणे v, v 0 हो गया तो पूरा का पूरा 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। अब अंतिम वेग राइफल का क्या हो गया v2, अंतिम वेग गोली का हो गया v1, अंतिम वेग राइफल v2 और अंतिम वेग गोली v1। अब विस्फोट के बाद क्या होता है, विस्फोट के जब गोली चला देते हैं तब इसका मतलब ये m1 v1 प्लस m2 v2 दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों का प्लस कर देंगे, सॉरी हाँ, इन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो आप देखो m1 क्या था 0.02, v1 क्या था 150 का वेग था, प्लस m2 क्या था 2 और v2 क्या वो निकालना है हमको, 2 निकालना है। तो अब इसकी वैल्यू रख दो 0.02, 150 और 2v2। अब क्या करेंगे, समीकरण इसको 2 ले लिया आपने। संवेग संरक्षण के नियम से दोनों संयोग बराबर रखने पर समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, यानी जो ये समीकरण हमारा 1 था बराबर 0 और समीकरण 2 जो आया ये, दोनों को बराबर रखने पर, तो संवेग संरक्षण का नियम यानी m1 u1 m2 v2 बराबर m1 v1 m2 v2। तो ये तो 0 हो गया पूरा, इधर वाला हमने निकाला, इसकी वैल्यू रख दी हमने इस तरह से हैं। अब ये इसको हल कर सकते हैं, दशमलव से किया इस तरह से और इसको हमने हल किया, ये 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 3, तो ये आ गया आपका 3 प्लस 2v स्क्वायर, 3 प्लस 2v स्क्वायर। 3 को बॉर्डर क्रॉस करा दिया मैंने, -3 हो गया। अब -3 हो गया, अब 2 को वापस बॉर्डर क्रॉस कराया तो गुणे में था तो बटे में, तो v2 बराबर -3/2। अब 3 का आधा क्या होता है 1.5, तो -1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो बंदूक की गोली निकल गई उसका अंतिम वेग क्या होगा v2 -1.5। क्यों, क्योंकि वो विपरीत दिशा में लग रहा है इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, इसके बाद आ गया है 2 हॉकी के खिलाड़ी हैं। अब 2 किस वेग से गिरते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो 2 हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो 2 हॉकी के खिलाड़ी ए जिसका द्रव्यमान 50 kg है और वेग 4 मीटर प्रति सेकंड, एक हॉकी के खिलाड़ी है वो दौड़ रहा है, उसका वजन दिया हुआ ए 50 किलोग्राम और उसका वेग कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा खिलाड़ी बी जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम
और इसका वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोनों खिलाड़ी ए और बी आपस में टकरा जाते हैं, एकदम समवेग जैसा, समवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, और गिर जाते हैं। दोनों खिलाड़ी किस वेग से गिर जाते हैं और किस दिशा में गिरते हैं ज्ञात कीजिए। अब गिरेंगे कहाँ, एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में, विपरीत दिशा में गिरेंगे, लेकिन किस वेग से गिरते हैं वो आपको निकालना है, यानी v1 और v2 निकालना है, अंतिम वेग दोनों के लिए निकालना है। तो जो जो आपको दिया है वो लिख लेते हैं पहले। ये हो गया ए वाले आदमी के लिए, ये क्या हो गया आपको ए वाले आदमी के लिए, और ये बी वाले आदमी के लिए। तो उसका वजन एम ए लिख दिया 50 kg, इसका वजन एम बी 60 kg। ये यू ए 4 मीटर प्रति सेकंड है, यू बी 3 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका प्रारंभिक वेग निकाल लेते हैं। प्रारंभिक वेग हो जाएगा m1 इंटू v2। प्रारंभिक वेग नहीं, प्रारंभिक संवेग होगा, प्रारंभिक संवेग निकाल लेते हैं। इन दोनों का हम गुणाकार कर दिया तो 50 गुणे 4 20 kg मीटर पर सेकंड, 20 kg मीटर पर सेकंड आ गया। ऐसे ही इसका किया हमने 60 गुणे 3, ये भी 180 हो गया, प्रारंभिक वेग निकल गया। अब आपको पता है कि कुल वेग ये और ये, इसका दोनों का प्लस कर दोगे तो कुल वेग निकल जाएगा। प्रारंभिक वेग ए आदमी के लिए, प्रारंभिक वेग बी आदमी के लिए, तो दोनों का कुल वेग कितना हुआ, तो दोनों का कुल वेग ये प्लस कर दिया तो 380 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। अब मान लेते हैं अंतिम वेग, हमको पता नहीं, अंतिम वेग तो निकालना है। मान लेते हैं अंतिम वेग v मीटर प्रति सेकंड है। तो अंतिम वेग बराबर एम ए प्लस एम बी, दोनों द्रव्यमान जब दोनों टकराएंगे ये, तो दोनों के द्रव्यमान का प्लस हो जाएगा और वेग गुणाकार में हो जाएगा, और वेग गुणाकार में हो जाएगा। तो दोनों का वजन होता है 50 धन 60, 50 धन 60 गुणे v बराबर 110, 110 v आया। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 क्या कहता है कि ये दोनों जो है समान होंगे। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा, समीकरण 1 जितना संवेग यहाँ लग रहा है शुरुआत में, उतना ही संवेग अंत में भी लगा, यानी ये दोनों समान होंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समान है, कीमत रख दो। समीकरण 1 मिला था हमको, कोई भी लिख दो, 110 वोल्ट आया है और ये 30 kg मीटर प्रति सेकंड आया है, इसको भाग दे दो तो आपका हो जाएगा 3.45 मीटर। यानी जो v आया ये आपका, ये कितना आया 3.45, यानी वो आपस में जब टकराएंगे, जब वो आपस में टकराएंगे तो कौन से वेग से वो भाग गिरेंगे, 3.45 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो गिर जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमारा हो गया। अब अभ्यास के जो प्रश्न दिए हैं इसमें आपको अति लघु स्तरीय उत्तरीय प्रश्न अपने आप हल करने की कोशिश करनी है। ये कितने प्रश्न हैं, 1 5 तक है, 6 तक है। उसके बाद लघु स्तरीय 2 अंक वाले हैं, ये यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, 2 अंक तक आप करने की कोशिश करनी, तीसरे से आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इस स्वाध्याय के जो भी प्रश्न के उत्तर होंगे पाठ पेज के आधारित और स्वाध्याय पीछे जो उसके आधारित, उसको हम हल करेंगे। ठीक है।